limits of the same regard being had to all the subsisting rights of the landowner. तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट में सबसे जो है वो बड़ी डोमेन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कलेक्टर को स्पेशल या जर्नल ऑर्डर्स देता है कि वो इस बात का हिसाब रखे कि अगर पहले कोई जमीन जो है वो इंक्लूडेड थी, यानी वहां पे लैंड रेवेन्यू जो है वो उसको इकट्ठा किया जाता था, लेकिन अब वो जो है वो विलेज या टाउन में जो है वो शिफ्ट हो गई है, तो इसका जो है वो इसको कंसीडर करें और जो लैंड ओनर्स हैं उनके सारे राइट्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए कलेक्टर ये काम करेगा। अब हम डेफिनेशन वाले चैप्टर पे आते हैं, सेक्शन पे आते हैं। ये सेक्शन 4 है और अभी तक हमने 3 सेक्शंस जो हैं वो उनको प्रिएम्बल को डिस्कस किया है और सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है। सेक्शन 2 जो है वो एक्सेप्शन की बात करता है। अगर कुछ प्रोविजंस जो हैं वो लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो है किसी इलाके पर जो है वो अनस्यूटेड है तो वो उन इलाकों को एक्सेप्शन है। और सेक्शन 3 जो है वो हमें बताता है कि अगर कोई लैंड जो है वो टाउन या विलेज या कमर्शियल एरिया है तो उस पे जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो उसको एक्सेप्शन है, वो इधर से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा। अब हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो डेफिनेशन जो है इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो अब एग्रीकल्चर ईयर पहली डेफिनेशन है इसमें। इसका मतलब है agriculture year means the year commencing on the first day of July or on such date are the Board of Revenue with the previous approval of the government may by notification appoint for any specified area। तो एग्रीकल्चर ईयर का मतलब है कि ये 1 जुलाई से शुरू होता है या फिर कोई भी ऐसी डेट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो उसको बता दे, तो वहां से हमारा एग्रीकल्चर ईयर जो है वो स्टार्ट होगा। सेकंड डेफिनेशन है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू और इसका मतलब ये है मींस लैंड रेवेन्यू व्हिच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन व्हिच इट बिकम्स पेएबल। तो ये हमारे बकाया जात होते हैं जो हमने ड्यू डेट तक जो है वो अदा करने हैं और अगर हम इसको अदा नहीं करते तो फिर ये हमारे एरियर्स बन जाते हैं, ये बकाया जात बन जाते हैं, ये फिर नेक्स्ट हमारा जो बिल बनता है ये उसमें जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो एरियर्स वो हमारे ऊपर वाजिबुल अदा जो टैक्स है या जो हम पे असाइंड है, अगर हम उसको ड्यू डेट पे नहीं करते तो वो फिर बाद में हमारे एरियर्स बन जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास असेसमेंट सर्कल। तो असेसमेंट सर्कल का मतलब है कि मींस ए ग्रुप ऑफ स्टेट व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डर इन राइटिंग are sufficiently homogeneous to admit of a common set of rates being used as a general guide in calculating the land revenue to be assessed upon them। अब असेसमेंट सर्कल का मतलब ये है, असेसमेंट का मतलब होता है तशखीस करना, अंदाजा लगाना। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो है वो 4 पीसेस ऑफ लैंड है, लेकिन उन 4 पीस ऑफ लैंड में जो भी काश्तकारी हो रही है उसके लिए जो है वो मौसम एक जैसा है, उसकी इरिगेशन का तरीकाकार एक जैसा है, लेकिन ये चारों जो पीस ऑफ लैंड है वो चारों के ऑनर्स जो हैं वो अलग हैं। तो लेकिन इन सब की कंडीशंस जो हैं वहाँ पर फसल उगने की कंडीशंस जो हैं, जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो सबके लिए एक जैसी हैं। तो असेसमेंट सर्कल का मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अगर 4 हिस्से हैं जमीन के और 4 अलग-अलग इसमें जो है वो ऑनर्स हैं, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो एक हिस्से का जो है वो असेसमेंट कर लेगा और वहां से जो उसने जो ये चीजें इकट्ठी की हैं उन्हीं बेसिस को जो है वो एप्लीकेबल कर सकता है बाकी 3 पीसेस ऑफ लैंड पे भी। तो आर सफिशिएंटली होमोजेनियस टू दी एडमेंट ऑफ ए कॉमन सेट ऑफ रेट्स बीइंग यूज्ड एज जनरल गाइड इन कैलकुलेटिंग द लैंड रेवेन्यू टू बी असेस्ड अपॉन। तो जितना लैंड रेवेन्यू इस इतने पीस ऑफ लैंड से जो है वो हम लेंगे उस हिसाब से जो है वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे दूसरे पीसेस ऑफ लैंड पे जो भी ले सकते हैं। असेसमेंट सर्कल का ये मतलब है। फिर आ जाता है हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब है ये एक हमारा इंस्टीट्यूशन है और ये 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। ये एमसीक्यू जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कब बना। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास बाउंड्री मार्क। तो बाउंड्री मार्क जो है ये एक किसान की
या एक लैंड ओनर की जमीन को दूसरे की जमीन से अलग करने के लिए, ये जो बड़े पीसेस ऑफ लैंड होते हैं वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि वहां पे कुछ बनने से बनाए होते हैं उन्होंने, तो वो बेसिकली एक की जमीन को दूसरे की जमीन से जो है वो अलहदा करने के लिए ये बाउंड्री मार्क जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये पत्थर से जो है वो बताया जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसकी जमीन है, या कोई भी मटेरियल हो सकता है, अनप्लो रिच हो सकता है, यानी एक ऐसी बन्ना टाइप बना सकते हैं जहाँ पर जो है वो हल नहीं चलाया जा सकता। और इसके अलावा कोई भी मार्क जो है या नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो एक की जमीन को दूसरे की जमीन से जो है वो अलहदा किया जाता है। तो बाउंड्री मार्क्स ये अक्सर जब हम गांव वगैरह में जाते हैं तो वहां पर भी हम इनको नोटिस करते हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास कमेंसमेंट, और कमेंसमेंट का मतलब है shall mean the day on which this act or any provision thereof as the case may be comes into operation। इन कमेंसमेंट किसी भी चीज का आगाज होना होता है। डिफॉल्टर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हमने अपनी जो है वो टैक्सेस अदा नहीं किए तो वो हमारे एरियर्स बन जाते हैं, ठीक है। और डिफॉल्टर वो होता है, इट मीन्स ए पर्सन लायबल to for an area of the land revenue and includes a person who is responsible as surely for the payment of the area। तो डिफॉल्टर वो होता है जिसके ऊपर जो है वो उस लैंड रेवेन्यू जो उसने अदा करना है, अगर वो उसको अदा नहीं करता तो फिर वो डिफॉल्टर जो है वो कंसीडर होगा। तो इसके बाद फिर हम 8वीं डेफिनेशन पे अगर आए आए हम तो इनकम्बरेंस की बात है। इनकम्बरेंस का मतलब ये होता है कि आपकी जमीन पर आपके अलावा इसका कोई और दावेदार ना हो। मीन्स ए चार्ज अपॉन और क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट ऑफ ए प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर 9 पे हम बात करते हैं स्टेट। तो स्टेट क्या है? ये वो आपकी जायदाद, आपकी मलकियत। लेकिन इसमें इन तीनों पॉइंट्स को हमने कंसीडर करना है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक स्टेट क्या है। तो इसका मतलब ये है, स्टेट मीन्स एनी एरिया फॉर विच ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट हैज बीन मेड, ठीक है, और विच हैज बीन सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू विच द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय जनरल रूल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एन एस्टेट। तो स्टेट का मतलब जो है जहाँ पे सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है उसको जो है मान लिया गया है, या उस पे लैंड रेवेन्यू अलहदा से जो है उसको उसकी असेसमेंट हो चुकी है, या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया है इसको कि ये किसी की मलकियत है। उसके बाद फिर हम 10 पे बात करेंगे, और 10 है हमारा होल्डिंग। और होल्डिंग का मतलब है मींस ए शेयर और पोर्शन ऑफ एन एस्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और जॉइंटली बाय 2 और मोर लैंड ओनर। यानी होल्डिंग का मतलब है कि वो पीस ऑफ लैंड जो आपका है उसको हम होल्डिंग कहेंगे। तो अभी तक हमने इसमें 10 डेफिनेशंस जो हैं वो इनको डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर के बाद हमने देखा एरियर्स, एरियर्स के बाद हमने देखा असेसमेंट सर्कल, फिर हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देखा, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, फिर हमने कमेंसमेंट की बात की, उससे ऊपर हमने बाउंड्री मार्क पे जो है वो बात की, फिर हम डिफॉल्टर को देखा कि वो क्या होता है, और इनकम्बरेंस क्या होती है, और एस्टेट क्या होती है, और होल्डिंग क्या होती है। तो अभी तक अगर हम इसको मेमोराइज करने के लिए अगर एक छोटी सी स्टोरी बनाना चाहें तो हमें जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसको समझना और इन सारी चीजों को मेमोराइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक इतनी अगर मैं आपको याद करवाना चाहूँ, या जिस तरीके से उसको मैंने याद की है वो आपके साथ शेयर करूँ, तो हो सकता है कि आपके लिए जो है वो इसको पढ़ना और सीखना और समझना जो है वो फिर आसान हो जाए, और फिर आप इसको अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे को पूरे एक्ट को जो है वो किस तरीके से मेमोराइज करेंगे, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर ईयर, एरियर्स, असेसमेंट, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो अगर हम इन डेफिनेशंस पे जाएं तो एक ऑर्डर जो है वो उसको उसका ख्याल रखा गया है। यानी देखें कि पहले सारी डेफिनेशंस जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो है वो चल रही हैं। पहले 3 डेफिनेशंस जो हैं वो ए से हैं, उसके बाद जो है फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे बी आ गया, उसके बाद जो है बाउंड्री मार्क आ गया, उसके बाद सी आया कमेंसमेंट, फिर सी के बाद जो है वो डी आया डिफॉल्टर, फिर ई आया इनकम्बरेंस, और उसके बाद जो है स्टेट आया, और उसके बाद जो है फिर एज इसमें आया। लेकिन अभी यहाँ तक अगर हम एक स्टोरी देखें
तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आपने जो है वो ज़मीन, जो आपकी ज़मीन है वहाँ पे आपने उसकी बाउंड्री मार्क जो है वो लगवाने थे। तो आप जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाना चाहते हैं। तो जब आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं उसके इर्द-गिर्द, तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन के लिए आप किसी से पूछते हैं कि हमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाना है। तो वो आपको आगे से गाइड करता है कि आप इसमें जो है ये 3A छोड़ के, यानी कोई भी आप अब इसमें पिक्चर आपने बनानी है, तो आगे जब आप जाएँगे तो आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो उसका ऑफ़िस जो है वो मिल जाएगा। तो अब ये जो 3A है, इससे आपने ज़हन में रखना है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर ईयर, फिर एरियर्स और फिर असेसमेंट सर्कल, और फिर आप पहुँच गए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपके पास जो ऑफ़िसर होता है, तो आप उस ऑफ़िसर से कहते हैं कि मुझे अपनी स्टेट पर बाउंड्री मार्क्स लगवाने हैं, ताकि मैं उसमें जो है वो अपने काम का जो है उसकी कमेंसमेंट कर सकूँ। तो आगे से जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको जवाब देगा, आपने उसको जो है वो एक सीक्वेंस से जो है वो बनाने की और याद रखना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑफिसर आपसे ये कहता है कि अगर आपने जो है वो बाउंड्री मार्क्स लगवाने हैं, तो उसके लिए और अपना काम की कमेंसमेंट करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिफ़ॉल्टर ना हो, आपकी ज़मीन पे किसी की इनकम्बरेंस ना हो, और आपकी स्टेट जो है वो उसके ऊपर जो है उसी सूरत में बाउंड्री मार्क जो है वो लगेंगे। अगर कमेंसमेंट के लिए, यानी आपके मुताबिक आपने काम की कमेंसमेंट के लिए बाउंड्री मार्क उसी सूरत में लगेंगे कि अगर आप डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे, इनकम्बरेंस नहीं होगी, तो आपकी स्टेट पे जो है वो हम उसको जो है वो बाउंड्री मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको याद रखेंगे। ट्रिपल ए के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी एग्रीकल्चर ईयर, इसके बाद एरियर्स, एरियर के बाद असेसमेंट सर्कल, असेसमेंट सर्कल के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद बाउंड्री मार्क लगाना है, कमेंसमेंट करनी है अपने काम की, तो डिफ़ॉल्टर नहीं होना आपने, और आपकी ज़मीन पर, आपकी एस्टेट पर, ज़मीन नहीं हम कहेंगे, अभी एस्टेट कहेंगे ताकि हमें याद रहे कि उसमें हमारी डेफिनिशन में आगे एस्टेट की डेफिनिशन है। तो इनकम्बरेंस नहीं होनी चाहिए, और स्टेट जो है वो उसपे बाउंड्री मार्क जो है वो लग जाएँगे, और वो फिर आपका जो जो आपकी होल्डिंग है, जो आपका पीस ऑफ लैंड है, जो आपका है, वो फिर बिल्कुल आपके नाम जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी डेफिनिशंस को जो है वो मेमोराइज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इन सारी डेफिनेशन से एक दफ़ा गो थ्रू होना आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए पहले मैंने इनकी डेफिनेशंस को आपके साथ डिस्कस किया, और उसके बाद फिर अपनी स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर की। तो अब या आज के लिए, अभी इस लेक्चर के लिए अभी हम 10 डेफिनेशंस पे जो है वो रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम 10A से ऑनवर्ड जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।